वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के PYQ सीरीज़ को। इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो आप उन्हें भी विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक दे दी गई है प्लेलिस्ट की, उसे विजिट करिएगा। साथ में देखिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इसी के साथ हमारी टीम के द्वारा एक ऐसा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जहां पर आपको हर एक वीडियो के, हर एक लेक्चर के PDF वहां पर सेंड किए जाते हैं। अगर आप उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप करके उसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF उपलब्ध करवाई जाती है डेली की डेली। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। महत्वपूर्ण रहेगा ये आपकी आगामी की परीक्षा के लिए। तो देखिएगा, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा क्या है पहला प्रश्न। रीतिकाल शब्द में रीति का क्या अभिप्राय है? तो विकल्प है पद्धति, पदरचना, काव्यांग निरूपण या फिर शैली। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विकल्प सी, काव्यांग निरूपण। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या स्वीकार की है? तो जो आचार्य रामचंद्र हैं ये रीतिकाल की समय सीमा स्वीकार करते हैं। तो विकल्प है 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक, 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक, और फिर 1675 से लेकर 1775 ईस्वी तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, रीतिकाल का नया नाम क्या है? या फिर रीतिकाल का नाम इनमें से क्या नहीं है? थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था तो बताइए। तो जो रीतिकाल का नाम नहीं दिया गया है विकल्प में है अलंकृत काल, श्रृंगार काल, पूर्व मध्यकाल या फिर उत्तर मध्यकाल। तो तीसरे का जो सही विकल्प होगा ये होगा विकल्प सी, जो पूर्व मध्यकाल है यह रीतिकाल का नाम नहीं होगा। तो ये नाम किसके लिए दिया गया है? तो ये भक्ति काल के लिए दिया गया है। बाकी देखिए, अलंकृत काल हो गया, श्रृंगार काल हो गया, उत्तर मध्यकाल हो गया, ये सभी नाम आपके रीतिकाल के लिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 4। इसमें पूछा गया है रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। तो जो चौथे का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, मिश्र बंधुओं के द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया गया था। इसी के साथ देखिएगा, हमारी टीम के द्वारा HPLT टेट, LT कमीशन और HP PGT हिंदी के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 8219312129, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी जुटा सकते हो। बाकी नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। फिर देखिए अगला प्रश्न है 5वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने कहा है? तो जो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है विकल्प में है रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 5वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है इनके द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया गया था। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है रीतिकाल का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो जो छठा विकल्प हो जाएगा, छठे का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 3। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, रीतिसद, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। 3 हो गए ये वर्ग। ठीक है, याद रखना है आपने। इसके पश्चात 7वां प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन रीतिकाल का भेद नहीं है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या रीतिनद। तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, रीतिनद। अगला प्रश्न है बिहारी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बिहारी है ये रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं, तो सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा जिस प्रकार से
राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास ही एक अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूरे भक्ति काल के अंतर्गत राम काव्य धारा का प्रचार किया था। उसी प्रकार से जो बिहारी दास है, इन्होंने भी रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत पूरे रीतिकाल का नेतृत्व किया है, या फिर रीति सिद्ध में यही एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने पूरे रीति सिद्ध को नेतृत्व की क्षमता पैदा की थी। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी देखिए, रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं केशवदास चिंतामणि, मतीराम देव इत्यादि। रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं घनानंद आलम इत्यादि इत्यादि। अगला प्रश्न है 9, केशव को आप किस वर्ग में रखेंगे? रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रीतिबद्ध? अभी मैंने आपको इसका उत्तर ऊपर बताया था, तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर रीतिबद्ध के अंतर्गत रखेंगे। 9वें का जो सही विकल्प हो जाएगा सी। फिर घनानंद किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? ये भी मैंने बता दिया, रीति मुक्त के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न है 11, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो 11 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रीतिबद्ध। जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे कवि, उन्हें रीतिबद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12, भूषण बिनु ना बिराजई कविता बनीता मित। जो प्रस्तुत पंक्ति है, केशव ने किस कवि क्या है, केशव किस प्रकार के कवि हैं? ये पंक्ति पहले तो ध्यान रखिएगा केशव दास के द्वारा कही गई है, और यहाँ पर पूछा गया है कि जो केशव दास हैं ये किस प्रकार के कवि हैं? क्या ये चमत्कारवादी कवि हैं, या फिर अलंकारवादी हैं, या रीतिवादी हैं, या रसवादी हैं? तो बताइएगा सही विकल्प क्या होगा। तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ दी गई हैं उन्हीं के माध्यम से पता चल रहा है कि जो केशव दास है ये अलंकारवादी कवि हैं, क्योंकि देखिए पंक्तियों का ही यहाँ पर अर्थ निकलता है कि भूषण बिनु ना बिराजे कविता बनीता मित। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? केशवदास, चिंतामणि, भूषण या बिहारी को? तो जो सही विकल्प यहाँ पर 13 का हो जाएगा, ये चिंतामणि को स्वीकार करते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक। बाकी केशवदास को कौन करते हैं? तो केशवदास को करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि हैं। ठीक है, कवि कोटि में आते हैं। प्रस्तुत कथन किसका होगा? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? तो सही विकल्प का चयन करिए यहाँ पर। तो सही विकल्प हो जाएगा जो 14 का, तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट करना है। ठीक है, पूछा जाएगा इसको हमेशा। फिर अगला प्रश्न है 15, कौन सी प्रवृत्ति रीति काल की नहीं है? विकल्प में है चमत्कार प्रदर्शन, अलंकारिता, अलंकारिकता, बहुज्ञता या अवधिभाषा का प्रयोग। तो जो 15 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा विकल्प डी। जो रीतिकाल है दोस्तों, यहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग ना के बराबर मिलता है। तो कौन सी भाषा है यहाँ पर? ब्रज भाषा का यहाँ पर आपको प्रयोग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ब्रज भाषा। इसके पश्चात देखिए बाकी इसकी विशेषताएं, चमत्कार प्रदर्शन होता था, अलंकार का भी अत्यधिक प्रयोग किया जाता था, और जो बहुज्ञता थी ये भी अधिकतर कवियों में ये विशेषता पाई जाती थी। अगला प्रश्न क्या है 16, क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, पद्माकर, आलम या ठाकुर? तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। जो पद्माकर है ये रीति मुक्त कवि नहीं आते हैं। रीति मुक्त कवि स्वीकार नहीं किए जाते हैं, ना ही इस वर्ग में आते हैं। ये आते हैं तो बोधा आएंगे, आलम आएंगे, ठाकुर आएंगे। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी रचना केशव की नहीं है? विज्ञान गीता, शिवा बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका या फिर कवि प्रिया? तो 17 का जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो ये जो शिवा बावनी है यह केशवदास की रचना नहीं होगी। बाकी विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और कवि प्रिया इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए 18, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं की हैं। विकल्प में है घनानंद, भूषण, देव या गवाल? तो जो 18 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भूषण। ये रीतिकाल में वीर रस के कवि माने जाते हैं।
देखिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ धीमी लग रही है तो यहाँ पर 3 डॉट होते हैं ऊपर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप 3 डॉट से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर स्पीड को मेरी बढ़ा भी सकते हैं। वॉल्यूम को तो आप जो वॉल्यूम बटन होते हैं वहाँ पर जाकर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने, फिर आपको पूर्ण तौर पर सुनाई देगा कम या ज़्यादा। अगला प्रश्न है 19 सेनापति किसके लिए विख्यात हैं? प्रकृति चित्रण के लिए, अलंकारिकता के लिए, या भक्ति निरूपण के लिए, या रीति निरूपण के लिए? तो जो 19 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं सेनापति। जो सेनापति थे इकलौते ऐसे रीतिकाल के कवि थे जिन्होंने प्रकृति चित्रण पर महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। फिर अगला प्रश्न है 20 छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का वर्णन किस कवि ने किया है? इंपॉर्टेंट है, केशव ने, भूषण ने, बिहारी ने या ग्वाल ने? तो जो छत्रसाल और शिवाजी है दोनों की वीरता का जिक्र भूषण के द्वारा किया गया था, तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में ये कथन किसका होगा? केशव, भिखारीदास, चिंतामणि या देव? तो जो 21 का सही विकल्प हो जाएगा कवि देव का ये कथन हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं। देखिएगा रसिक प्रिया किसकी रचना हो जाएगी? तो जो रसिक प्रिया है ये हो जाएगी यहाँ पर आपकी केशवदास की रचना। फिर जो रस पिलास है ये किसकी रचना हो जाएगी? तो यहाँ पर जो रस पिलास है ये देव की रचना हो जाएगी। और जो शिवराज भूषण है ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये भूषण की रचना हो जाएगी। और जो काव्य निर्णय है ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भिखारीदास की रचना। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मिलान हो जाता है। जो एका दो हो जाएगा, कहाँ पर है एका दो? तो देखिए विकल्प बी ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। सही विकल्प यहाँ पर 22 का हो जाएगा, विकल्प बी। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो थी। आप अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। जल्दी हम आपके समक्ष इसके बाकी के पार्ट्स भी लेकर आएंगे, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।